दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं सीपी बेरा और आज आप सबके लिए लेके आ चुका हूं इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है जो कि जानकारी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों हाल ही में पिछले दिनों मैंने एक पॉडकास्ट वीडियो शूट किया था जिसका टाइटल था एनसीएल स्टाफ नर्स वैकेंसी। तो इस नोटिफिकेशन जो अप्रैल में जारी हुई थी, इस नोटिफिकेशन का एडमिट कार्ड आ चुका है और पिछले पॉडकास्ट वीडियो को बहुत ही अच्छा आप लोगों ने प्यार दिया। लगभग 13,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है और यहाँ पर बहुत ही सारे कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का बहुत सारे डाउट उनका होना भी लाजमी है। तो इस वीडियो में हम उन डाउट्स पर चर्चा करेंगे और एडमिट कार्ड जो आ गया है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है और क्या क्या करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक ताकि आपके जो भी कैंडिडेट्स है जिन्होंने भी एनसीएल में स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है उनके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपके लिए पूरा हो सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात कर लेते हैं, मेरे जो पॉडकास्ट वीडियो पर आने वाले कमेंट्स है उनमें जो अधिकतर कैंडिडेट्स के जो डाउट जो हुए थे उन डाउट्स के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और जिनका एडमिट कार्ड आ चुका है उनके क्या क्या डाउट्स इस वैकेंसी को लेकर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सबसे पहला जो डाउट है कैंडिडेट का, सबसे पहला ही डाउट ये जा रहा है कि क्या सर ये सरकारी जॉब है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि एनसीएल नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, कोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी पीएसयू है, जॉब है और ये एक केंद्र सरकार की नौकरी है। तो इस बारे में आप बिल्कुल भी डाउट मत करिए कि ये सरकारी नौकरी नहीं है। दोस्तों ये केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी की पीएसयू सेक्टर की नौकरी है जो कि एक केंद्र सरकार की नौकरी है। दूसरा इसमें इस वैकेंसी में दिया गया है दोस्तों कि क्या इसमें 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। दोस्तों इस वैकेंसी में दिया गया है अंडर ट्रेनिंग 1 ईयर। तो दोस्तों इसमें ट्रेनिंग पीरियड इसको माना गया है जैसे कि हर एक अदर स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि अपन किसी जॉब लगते हैं तो वहाँ 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। दोस्तों यहाँ प्रोबेशन पीरियड को एक ट्रेनिंग पीरियड माना गया है और इस ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी मिलती है। कुछ लोगों का डाउट था कि इसमें सैलरी नहीं मिलती है, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा कि आपको 1 ईयर भी प्रोबेशन पीरियड होता है एज ए जो कि आपको ट्रेनिंग पीरियड माना जाएगा, उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी एज इट इज। तो कुछ लोगों का कहना है कि अपन जैसे 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड हो गया तो उसके बाद क्या जॉब से निकाल देंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने के बावजूद आपको यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर जॉब परमानेंट स्थायी रहने वाला है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का यह है कि इसमें सैलरी कितना होता है। तो दोस्तों मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा बेसिक है लगभग लगते हैं आपको 47,000 बेसिक रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हैं लगभग 60,000 पर मंथ इन अकाउंट सैलरी रहने वाली है। तो सैलरी की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग एम्स के बराबर यहाँ सैलरी रहने वाली है और भी अदर के बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एम्स के भी ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर। तो सैलरी की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद कुछ लोगों का डाउट था, मेरे कमेंट आए हैं कि क्या सर हमें कोल इंडिया की जो माइंस होती है उसमें भी हमारी ड्यूटी लगती है। तो दोस्तों एनसीएल में कोल इंडिया का जो बेस्ट और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है नेहरू शताब्दी चिकित्सालय है, उसमें मैं पिछले 7 साल से जॉब कर रहा हूँ और स्टाफ नर्स के पोस्ट पर हूँ। तो यहाँ पर किसी भी स्टाफ की ड्यूटी माइंस में नहीं लगाई जाती है और यहाँ पर जो भी आपको ड्यूटी करनी है आपको हॉस्पिटल में करनी है या इसके जो संबंधित डिस्पेंसरी है, इसके 10-12 डिस्पेंसरीज है, उन डिस्पेंसरीज में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सर यहाँ पर ऑफ और ये कितने मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले 6 महीने आपको ऑफ मिलेंगे 4 संडे के और उसके बाद अगर आप चाहें तो संडे ड्यूटी करेंगे तो आपको संडे और हॉलीडे का डबल पेमेंट मिलता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ड्यूटी करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की थोड़ी कमी है, इस वजह से आपको पूरे महीने ड्यूटी करनी पड़ेगी और इसी से आपकी सैलरी बनेगी। क्योंकि आप पूरे महीने में 4 संडे करोगे तो डबल हाजिरी मिलेगी, उससे आपका पेमेंट बढ़ेगा। तो ये अपने आप पर डिपेंड होता है कि हम कितना ड्यूटी करना चाहते हैं। उसके बाद एक कमेंट आया था कि क्या सर हम जॉब कर रहे हैं उसके बाद हमारा कहीं सिलेक्शन हो गया, जैसे रेलवे हो गया या अपने एरिया में हो गया या कहीं एम्स में हो गया, उसके बाद हम जोड़ सकते हैं क्या। तो आप बेसिकली आप जॉब छोड़ सकते हैं, यहाँ की जो डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ की प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं रखा गया है कि आपको जॉब छोड़ने पर इतने लाख का या इतने रुपए का आपको बॉन्डिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गए अभ्यर्थियों के डाउट।
और दोस्तों जैसा कि इसका नाम है एनसीएल, नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड, इसके नाम को देखकर बहुत सारे लोग पूरे इंडिया में भी कंफ्यूज रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है कि ये कोल इंडिया लिमिटेड है तो कोई एक फैक्ट्री होगी या कोई कारखाना होगा या कोई कंपनी होगी। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि पीएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इस बारे में डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहे। तो दोस्तों ये तो हो गए कैंडिडेट जो भी थे उनके डाउट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। अभी इनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, आपको सीधे से ऑफिशियल इसकी वेबसाइट पे चले जाना है ncl.cil.com पर। उसके बाद इसके आधिकारिक पेज पर चले जाना है जहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक में जाकर आपको अपना आईडी पासवर्ड मेंशन करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा आप अपने पासवर्ड रीसेट करिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर इसमें क्या हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, वहां पर हेल्प सेंटर पर जाकर आप पूछताछ कर सकते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड में डाउनलोड होने में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। तो दोस्तों एग्जाम सेंटर पर आपको जिस भी सिटी में एग्जाम सेंटर आपको एक दिन पहले पहुंच जाना है, और एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना आपके लिए बहुत ही बेहतर फायदेमंद रहेगा। वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर आपको एक पानी की बोतल लेकर जानी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अपना जो आईडी जो ओरिजिनल आईडी है, जिस आईडी से आपने फॉर्म फिलअप किया वो लेके जाना है। इसके साथ ही आपको रफ कार्य के लिए अपने साथ पेन भी लेके जाना उचित रहेगा, क्योंकि दोस्तों अपनी व्यवस्था अपने साथ रहेगी तो सही है। और साथ ही एग्जाम सेंटर में कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाना है, कोई भी ऑर्नामेंट्स पहने हुए तो वो नहीं लेके जाना है। आपको सादा सिंपल कपड़ों में जाना है, और हो सके तो शूज भी आप नहीं पहने तो सही बेटर रहेगा। आपको रिपोर्टिंग टाइम आपको पहले ही कर लेना है, जैसे कि मैंने बताया 1 घंटा पहले चले जाए, क्योंकि वहाँ पर बायोमेट्रिक का होगा, इनका और आउट का भी हो सकता है, इसीलिए आपको जल्दी जाना सही रहे। एग्जाम के टाइम पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अभी एग्जाम होने वाला है 6 जुलाई को, और अभी कम से कम पड़े हुए 8-10 दिन। तो इससे पहले आपको एग्जाम का जो सीबीटी टेस्ट होने वाला है उसका आप पहले से ही मॉक टेस्ट किसी भी साइबर कैफे पे जाकर दे सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, जिसमें आपकी प्रायोरिटी है आप उसी क्वेश्चन को पढ़े और उसी के अकॉर्डिंग पेपर दे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, और एग्जाम सेंटर में आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर उस पेपर को देना है, और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। और सबमिट लास्ट में देख लेना है कि सबमिटेड बाय, सबमिट होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए कितने नहीं हुए, वो उसमें दिखा देता है, ग्रीन मार्क आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। बेटर ये रहेगा कि आप किसी साइबर कैफे पर जाओ, पहले मॉक टेस्ट दे दे, और समय का पूरा ध्यान रखें। स्क्रीन पर आपका समय चलता रहेगा रिवर्स में कि कितना मिनट हमारे पास बचा है। कम से कम पेपर को आधा घंटा पहले ही कर ले, ताकि आपको जो लास्ट का जो आधा घंटा है वो आपको रिवाइज करने में निकल जाएगा कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने हर तरीके के जो भी डाउट्स थे, एग्जाम से पहले जो डाउट थे, एग्जाम के बाद होने वाले डाउट्स को सब पे मैंने चर्चा कर ली है, और एडमिट कार्ड के बारे में भी आप सभी लोगों को बता दिया है। दोस्तों आप सबको इन सब के बावजूद भी अगर कोई भी क्वारी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मेरे अपने वीडियो के नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने एग्जाम पर फोकस करें, और उसके बाद ही फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। कितनी सैलरी है, कितना क्या है, क्या होने वाला है, कितने ऑफ है, ये सब चीजें अभी आपके लिए मायने नहीं है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम मायने है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हिम्मत से उड़ान होती है। तो दोस्तों आपको हिम्मत करनी चाहिए और हमेशा मोटिवेट होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर किसी इंसान का होता है सपना है कि मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी लगूं, क्योंकि इंडिया में सरकारी नौकरी की बहुत ही अच्छी वैल्यू होती है। तो दोस्तों आपका सिंगरौली में मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और सिंगरौली में आप एक स्टाफ नर्स के पोस्ट पर आइए और जॉब करिए। दोस्तों एक बात ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पूरे ऑल इंडिया में स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर पद दिया गया, लेकिन ये है कि कोल इंडिया का पीएसयू, यहाँ पर ज्यादा फोकस माइंस वाले जो भी पोस्ट होते हैं उन पर रहता है, इसीलिए स्टाफ नर्स को पैरामेडिकल के कैडर के अंतर्गत रखा गया और अभी नर्सिंग ऑफिसर टैग नहीं दिया गया। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप सभी को लिए आने वाले एग्जाम 6 जुलाई के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।